हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को समझा था। आज हम देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी भी कण की गतिज ऊर्जा, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्थितिज ऊर्जा का योग कण की यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अर्थात जो टोटल एनर्जी होगी वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। यहाँ पे ये जो E है, इसी को हम बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में एक शब्द आएगा यहाँ पे संरक्षी बल। तो पहले हम देखते हैं कि संरक्षी बल क्या होते हैं। कि अगर किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें शिफ्ट करना है, विस्थापित करना है, तो जिस बल के प्रभाव में एक कार्य संपन्न होगा, वो बल अगर उस पथ पर निर्भर करेगा, जहाँ तक की शिफ्टिंग हुई है, जहाँ तक विस्थापन हुआ है, उस पथ पर अगर निर्भर करेगा तो उसे हम असंरक्षी बल कहते हैं। अगर पथ पर निर्भर नहीं करता है तो उसे हम संरक्षी बल कहते हैं। तो अगर कोई कार्य ऐसा संपन्न हो रहा है जो संरक्षी बलों के प्रभाव में हो रहा है, तो उस स्थिति में कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। लेकिन वो काम कौन से बलों के प्रभाव में होना चाहिए? संरक्षी बलों के प्रभाव में। तो स्टेटमेंट इसका इस तरीके से है, संरक्षी बलों के प्रभाव में किसी कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। संरक्षी बल का प्रभाव इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि कुल यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा भी आती है, क्योंकि कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगर इस बल का प्रभाव उस पूरे पथ पर निर्भर करेगा तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है mgh, तो उसमें जो h होगा, पूरा विस्थापन जो यहाँ पे निकल के आएगा, ये h इस यांत्रिक ऊर्जा की पूरी वैल्यू को इफेक्ट करेगा। इसीलिए कार्य जो हम देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण हम देखेंगे, वो संरक्षी बलों के प्रभाव में देखेंगे। अगर हम इसको और एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि कण की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है। अगर यांत्रिक ऊर्जा नियत रहेगी तो उनका योग भी नियत रहेगा। इसे ही हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। थोड़ा सा प्रूव करके देख लेते हैं। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक किया था, तो हमें पता था कि कोई कण अगर गतिमान स्थिति में है तो उसे रोकने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य किया गया कार्य ही किसके बराबर था? गतिज ऊर्जा के बराबर था। तो हम बल के द्वारा जो कार्य संपन्न हो रहा है, वो किया गया कार्य ही किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहाँ पे किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर हो गया। वैसे ये चीज़ एक कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, उससे भी प्रूव होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको आपको नहीं करवाया है। नेक्स्ट हमने देखा था कि कोई पिंड अगर स्थिर अवस्था में है तो गुरुत्व बल के विरुद्ध उसको ऊपर उठाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो यहाँ बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो जो कार्य होगा, किया गया कार्य, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। कि जो बल लग रहा है वो तो वस्तु को पृथ्वी की सतह पर रखने के लिए लग रहा है, और जो किया गया कार्य है वो बल के विरुद्ध है। उसको ऊपर उठाने में जो कार्य किया जा रहा है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर था। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कार्य की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगी। समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इनके इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। माइनस का साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमारे पास में आ जाता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस ऑफ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा K प्लस डेल्टा U आ जाएगा। अब जब स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन और गतिज ऊर्जा का परिवर्तन 0 है, तो ये परिवर्तन को अगर मैं 0 की तरफ शिफ्ट करूँ, या अगर मैं इसको अवकलन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करती, तो सिर्फ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग भी 0 होगा। अगर परिवर्तन 0 है तो उन राशियों का योग भी 0 होगा। और यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि इन दोनों का योग जो है वो हमेशा नियत रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। तो यहाँ पे टॉपिक आपका इस तरीके से है कि कोई पिंड है वो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि कोई m द्रव्यमान का पिंड है, वो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ से ये पिंड जब गिरना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रारंभिक स्थिति हमने A मान ली। जब पिंड पृथ्वी की सतह पर गिर गया तो हमने उसको बिंदु B मान लिया कि यहाँ B बिंदु पे वो पृथ्वी की सतह पर पहुँच गया है। एक A और B के बीच में हमने एक बिंदु और एज्यूम किया है, बिंदु C। अब इन 3 बिंदुओं पर हम कुल यांत्रिक ऊर्जा को निकाल के देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि अगर तीनों बिंदुओं पर यांत्रिक ऊर्जा का मान समान आ जाएगा, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। अगर मान समान नहीं आया तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी। तो प्रारंभिक अवस्था में जब पिंड स्थिर अवस्था में है तो प्रारंभिक वेग का मान उसका 0 रहेगा।
जब वो स्थिर अवस्था में है तो उसमें कोई वेग नहीं होगा, तो प्रारंभिक वेग उसका 0 हो जाएगा। जैसे ही उसको यहाँ से गिराया जाता है धीरे धीरे उसके वेग में वृद्धि होगी। हमने सी बिंदु कुछ ए से x दूरी पर एज्यूम किया है, माना है यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले बिंदु ए पे क्या स्थिति है इसकी। तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी मैंने पहले मेंशन कर दी है। माना कि m द्रव्यमान का एक पिंड है, पृथ्वी से h ऊंचाई पर विरामावस्था में है। इस स्थिति में पिंड की कुल ऊर्जा क्या निकलेगी आपकी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो बिंदु ए पर हमें पता है कि वेग का मान क्या है, 0। अब कुल ऊर्जा आप कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता है कि ½ mv² होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। तो यहाँ पे वेग का मान 0 है बिंदु ए पर, तो इस पूरी टर्म का मान 0 हो जाएगा। और पृथ्वी की सतह से स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको हमेशा ये देखना है कि बिंदु की स्थिति पृथ्वी की सतह से कितनी है। तो जब हम h ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो mgh के लिए भी यहाँ पे ऊंचाई का मान h ही रखा जाएगा। तो टोटल जो ऊर्जा है बिंदु ए पर वो निकल गई आपके पास में mgh। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं ए से x दूरी नीचे बिंदु सी पर कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी है पिंड की या कण की यांत्रिक ऊर्जा कितनी है। तो हमने मान लिया कि बिंदु ए से x दूरी नीचे बिंदु सी स्थित है, जहां पिंड या कण का वेग v1 एज्यूम किया हमने। एक बार मान लिया कि कुछ ना कुछ वेग होगा और वो वेग है हमारे पास में v1। तब गति के नियम से गति की आपकी थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as। तो u यहाँ पे प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है। तो v अंतिम वेग अभी बिंदु c पर हमने माना है कि v1 है। प्रारंभिक वेग जब उसने गिरना स्टार्ट किया था तो उसका वेग था 0। जो त्वरण होगा स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो त्वरण की जगह यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आएगा। और विस्थापन हुआ है बिंदु ए से x विस्थापन हुआ है, तो यहाँ पे विस्थापन x हो जाएगा। तो ये टर्म 0 होने की वजह से v1² की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2gx। अब हम जब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे ½ mv², तो वहाँ पे इस v² की वैल्यू को रखेंगे। तो बिंदु C पर कण की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, EC = kc + uc, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, ½ mv²। v1² की जगह हम इस समीकरण से मान रख देंगे। स्थितिज ऊर्जा का जब सूत्र लिखोगे आप तो mgh आता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा के लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप पृथ्वी की सतह से उस बिंदु की कितनी ऊंचाई है वो देखेंगे। तो बिंदु A से तो C x दूरी पर है, लेकिन ये वाली ऊंचाई h - x है। तो पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई कितनी होगी, h - x। तो यहाँ पे mg × h - x रखेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, mgh - mgx आ जाएगा। यहाँ जब v1² की वैल्यू आप पुट करेंगे 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, mgx आ जाएगा। प्लस का mgx माइनस का mgx कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास में बिंदु C पर कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान mgh आ जाएगा। अभी बिंदु A और C दोनों पर यांत्रिक ऊर्जा का मान समान आया है। अब बिंदु B पर आप कण का वेग निकालेंगे। बिंदु B जब कण आपका h ऊंचाई से बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है, तब वहाँ पे बिंदु B आता है। तो वहाँ हमने कण का वेग मान लिया है कि v है। शुरू में वहाँ पे जब गिरना स्टार्ट करता है तो प्रारंभिक वेग का मान 0 होता है, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचा है तो उस स्थिति में जब वो पहुँचा ही था उसमें कुछ वेग विद्यमान था, वो वेग हमने मान लिया कि v है। तो प्रारंभिक वेग हम ये लेके चलेंगे u = 0 जब उसने गिरना शुरू किया था, और अंतिम वेग आ जाएगा v। तो गति की थर्ड समीकरण से v² = u² + 2as, u का मान 0 हो जाएगा, v के लिए हम v ही रखेंगे। त्वरण गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, और विस्थापन बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कुल उसका विस्थापन कितना हो गया है, h विस्थापन हो गया है। तो ये h यहाँ पे रख दिया, तो v² की वैल्यू आ गई आपके पास में 2gh। अब आपको बिंदु B पर कण की कुल गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो कण की कुल गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी आपके पास में, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ½ mv² और स्थितिज ऊर्जा mg × h। लेकिन h कहाँ से देखना है हमको, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। जब कण पृथ्वी की सतह पर ही पहुंच गया तो कुछ ऊंचाई बची ही नहीं, तो h का मान क्या रखेंगे हम, 0। और v² का मान आप अभी इक्वेशन 4 में यहाँ निकाल चुके हैं। तो ये दोनों वैल्यू जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा बिंदु B पर ½ m, v² की वैल्यू रख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और mgh में जब h का मान 0 रखेंगे तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। तो बिंदु B पर भी यांत्रिक ऊर्जा का मान mgh आ जाएगा। हमने
ए, बी और सी तीनों स्थिति में जब यांत्रिक ऊर्जा कैलकुलेट की तो उसका मान mgh निकल के आया है। अतः स्पष्ट है कि पिंड की विभिन्न स्थितियों पर कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान एक समान है, अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इसे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये अप्रॉक्स 5 to 6 मार्क्स में फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।